नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एशियन 24x7 देख रहे हैं आप। गाजीपुर में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सीट पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सरिता अग्रवाल के भारी मतों के अंतर से जीतने के बाद समाजवादी पार्टी खेमे में घमासान छिड़ गया। पिछले 2 बार से नगर पालिका परिषद गाजीपुर चुनाव में चेयरमैन पद के दावेदार विवेक सिंह शम्मी, जो सांसद विश्वनाथ सिंह गहमरी के नाती भी हैं, वो समाजवादी पार्टी से किस्मत आजमा रहे थे। लेकिन इस बार उनका टिकट समाजवादी पार्टी ने काटकर सपा के जुझारू कार्यकर्ता दिनेश यादव को दे दिया था। दिनेश यादव लगभग 3,353 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सरिता अग्रवाल से चुनाव हारे। वहीं टिकट कटने से नाराज और बागी शम्मी के रविवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी से इस्तीफे की घोषणा करते हुए सदर विधायक जैक्शन साहू पर भाजपा की मदद का गंभीर आरोप लगा दिया। इस आरोप के प्रत्यारोप में सपा के सदर विधायक जयकिशन साहू, समाजवादी पार्टी के हारे प्रत्याशी दिनेश यादव और उनकी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को आरोपों का खंडन किया है। तो निकाय चुनाव में हार के बाद सपा में घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सैकड़ों ने पार्टी छोड़ दी है। बागी नेता के सदर विधायक पर आरोप है। जो बागी नेता, उन्होंने सदर विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। निकाय चुनाव में हार के बाद सपा में घमासान मचा हुआ है। गाजीपुर में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सीट पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सरिता अग्रवाल के भारी मतों के अंतर से जीतने के बाद से समाजवादी खेमे में जंग से छिड़ गई है। पिछले 2 बार से नगर पालिका परिषद गाजीपुर चुनाव में चेयरमैन पद के दावेदार विवेक सिंह शम्मी, जो सांसद विश्वनाथ सिंह गहमरी के नाती भी हैं, वो समाजवादी पार्टी से किस्मत आजमा रहे थे। लेकिन इस बार उनका टिकट समाजवादी पार्टी ने काट के सपा के जुझारू कार्यकर्ता दिनेश यादव को दे दिया था। दिनेश यादव लगभग 3,353 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सरिता अग्रवाल से हार गए। वहीं टिकट कटने से नाराज और बागी शम्मी ने रविवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी से इस्तीफे की घोषणा करते हुए सदर विधायक जैक्शन साहू पर भाजपा की मदद का गंभीर आरोप लगाया। इस आरोप में सपा के सदर विधायक जयकिशन साहू, समाजवादी पार्टी के हारे प्रत्याशी दिनेश यादव और उनकी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी के आरोपों का खंडन किया है। तो गाजीपुर में घमासान छिड़ा हुआ है और कई सपा के नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। तो आपको बता दें, देखिए, ये हार और पार्टी छोड़ने का सिलसिला सिर्फ एक ही हम जिले की बात नहीं करेंगे, कई जिलों में हो रहा है और कई जिलों में पार्टी छोड़ी जा रही है। सपा के कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ती है, बसपा के कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है, कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर कुछ ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपने देखा था कि निकाय चुनाव से पहले भी पार्टी के कई लोगों ने छोड़कर, पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, जिसका खामियाजा भी सभी पार्टियों को भुगतना पड़ा था। और एक छोटे मोटे हस्ती नहीं, कई बड़ी बड़ी हस्तियां जो है उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता अब्दुल्ला आरिफ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है मनोज यादव जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है। आप सभी मेहमानों का स्वागत है एचएनएन में। मनोज यादव जी, सबसे पहले रुख आपका कर लेते हैं। मनोज यादव जी, हार के बाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं क्यों आपका साथ छोड़ रहे हैं, आखिर क्या वजह आ रही है सामने? देखिए, कोई भी चुनाव हो, लोगों को उम्मीदें रहती है पार्टी से कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा या मेरा ही टिकट होगा। इस तरह की तमाम सारी बातें सामने आती, लेकिन ये स्पष्ट है और दीगर भी है कि किसी एक ही आदमी को टिकट दिया जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने किसी को अब तक निकाला नहीं, लेकिन जिसकी इच्छा, जिसकी मंशा, जिसकी
वैचारिकता हमारी पार्टी से नहीं मेल खाती है, जिसको लगता है कि उसका कैरियर समाजवादी पार्टी में नहीं है तो वो पार्टी छोड़ के चला जाएगा। ये एक नॉर्मल रूटीन और नॉर्मल सी प्रक्रिया है किसी भी राजनीतिक दल में, क्योंकि लाखों सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता होते हैं और उनकी तमाम सारी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं होती हैं। लेकिन पार्टी एक ही आदमी को चुनाव लड़ा सकती है, सबको तो टिकट दे नहीं सकती। कोई हारेगा, कोई जीतेगा। ये थोड़ा सा मैं हंसता हूँ कि कैसे हुआ कि गाजीपुर जैसे एरिया में जहाँ पे सारे विधायक हमारी पार्टी के हैं, सांसद भी हमारे साथ गठबंधन के अफजाल अंसारी जी थे गठबंधन के, वहाँ कैसे चेयरमैन का चुनाव हार गई समाजवादी पार्टी। इस पे जरूर मंथन किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व जिला संगठन से और मौजूदा विधायकों से जरूर इस बारे में बात करेगा कि क्या रीजन थे। लेकिन इस बात को भी स्पष्ट करता चलूं कि कहीं न कहीं आपस में भीतरघात होते हैं और सबकी महत्वाकांक्षाएं, सबकी इच्छाएं होती हैं, इसलिए इस तरह के परिणाम भी आप पहले से ही सोच सकते हैं कि ऐसे परिणाम आएंगे। लेकिन अगर उन लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा संदेश है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते जो लोग किसी पद पे ना पहुंच पाने पे इस्तीफा दे देते हैं, उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि राहें कहीं की आसान नहीं होती हैं। आप एक राजनीतिक दल छोड़ते हैं तो दूसरा आपको कहीं दे देगा। इससे बेहतर ये होता है कि हम अपनी मेहनत इतनी शानदार करें कि आने वाले समय में जो हमारे सामने तमाम सारे संघर्ष के द्वारा उत्पन्न चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजों को हम बेयर कर लें या वो हमारे सामने न टिक पाए, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, खुद मैं हूँ, तमाम सारे टिकट की पैरवी मैं भी कर रहा था। कुछ अपने लोग थे, कुछ कार्यकर्ता थे, कुछ जमीनी कार्यकर्ता थे, कुछ लड़ने के लिए बिल्कुल महत्वाकांक्षा थे कि मैं लड़ जाऊं, मैं जीत लूंगा। सबकी इच्छाएं नहीं पूरी कर पाया तो मुझसे भी बहुत सारे लोग नाराज हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ये सारी चीजें चुनावी प्रक्रिया के दौरान होती हैं। मुझे लगा कोई बड़े सब्जेक्ट पे डिबेट है, चुनाव के बाद ओवरऑल इन सारे सब्जेक्ट पर डिबेट होगी, लेकिन अगर किसी एक जनपद के और एक नगर पालिका नहीं, देखिए मनोज के यादव जी, डिबेट है तो मुझे लगता है वो नहीं, सेगमेंट छोटा हो जाएगा डिबेट। नहीं, देखिए मनोज यादव जी, बात यहाँ पर सिर्फ गाजीपुर की नहीं है। आप बात को समझिए कि अगर कोई आपकी पार्टी को छोड़ रहा है, अगर आपका एक छोटा से एक अदना से भी नेता हो ना, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि मनोज यादव जी की यहाँ पर पार्टी छोड़ने के बाद जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, कुछ तो बागी हैं, कुछ ने कुछ बातें ऐसी कही है कि शीर्ष नेतृत्व पर सवाल भी उठ रहे हैं आपके, कि इस बार जो शीर्ष नेतृत्व को जिस तरह से पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ना चाहिए था, वो शीर्ष नेतृत्व चुनाव नहीं लड़ा है। उससे भी कई लोग आपके यहाँ असंतुष्ट हैं, यानी कि अखिलेश यादव से वो असंतुष्ट है, क्योंकि भाई हर इंसान को एक आशा होती है कि अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो लगातार हम पराजय नहीं, हमको भी जीत चाहिए, और जीत तभी हासिल होगी जब आपका शीर्ष नेतृत्व भी आपके साथ कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर चलेगा। तो जिस तरह से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व दिखा, उस हिसाब से शीर्ष नेतृत्व नहीं दिखा, और इस पर भी सवाल उठ रहे हैं सर। इसलिए चाहे वो एक जिला ही क्यों ना हो, इसलिए खबर महत्वपूर्ण हो जाती है। मनोज यादव जी, देखिए आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है। आप इस नजरिए से जो सवाल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि एक जिला हो, एक पंचायत हो, एक नगर पंचायत हो, सब जगह की खबरें महत्वपूर्ण है। लेकिन ये राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। मैं आपको अपना उदाहरण बताता हूँ। मैं किसी को टिकट दिला रहा था कि हाँ इनको टिकट कर दीजिए, और वो जातीय समीकरण में उस कस्बे में पार्षद के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार थे, और समाजवादी पार्टी वहाँ 20 साल से चुनाव नहीं जीती। जिस प्रत्याशी को मैं टिकट दिला रहा था वो 100 जीत जाता, क्योंकि उसी का पूरा उस कस्बे में हिसाब किताब उसकी कास्ट का था, प्लस मुस्लिम प्लस यादव प्लस एससी और बैकवर्ड की वोटों को मिला के हम बेहतर परिणाम ला सकते। टिकट नहीं हुआ, वहां के लोकल लोगों ने मुझ पे आरोप लगाया, और आरोप ये लगाया कि कई लाख रुपए का टिकट बिक गया। अब टिकट भी नहीं हुआ और टिकट की कोई लिस्ट की घोषणा भी नहीं हुई, सिर्फ हवा में आरोप चलते रहे, टिकट किसी और का हुआ। अगर कोई पैरोकारी किसी की करता है तो राजनीति में, और अगर कोई किसी का विरोध करता है तो ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। इससे आप नहीं बच सकते। राजनीति काजल की कोठरी है और आप बिल्कुल व्हाइट हैं। थोड़ा सा भी कुछ होगा तो दाग नजर आएगा, लोग बोलेंगे, कहेंगे। ये सारी चीजें राजनीति में होती हैं। इससे बहुत ज्यादा इत्तेफाक ना इत्तेफाकी रखना मुझे लगता है कि मूर्खता की बात। ठीक है। अब्दुल्ला आरिफ जी, देखिए जिस तरह से एक पूरा आप लोगों का कैंपेन चला, वो
कैंपेन भी क्या चला, आप लोग का कोई काम नहीं आया यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग दशकों से आप लोग दूर हैं और ऊपर से शीर्ष नेतृत्व भी गायब रहा। कांग्रेस दिखी नहीं, कांग्रेस के भी कई नेता जो है पार्टी छोड़कर उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो सर ऐसे तो चीज़ें ख़त्म सी होती चली जाएंगी, आप लोगों का मनोबल नहीं घटता है? आप लोग को नहीं लगता है कि नहीं वास्तव में हम कहीं चूक हुई है और इस चूक का भरपाई करना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व से बोलना चाहिए कि भाई आप लोग ये क्या काम कर रहे हैं? आज पार्टी छोड़ कर लोग दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना भाई, जब आप ही उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह और ताला लगा कर रखेंगे और चाबी आप अपने पास रखेंगे तो कैसे चलेगा? आप लोग को आना चाहिए था, आपकी नेतृत्व था ही नहीं यहाँ पर, तो गायब ही था पूरे चुनाव भर में। अब्दुल्ला आरिफ जी। देखिए मनीष जी, अगर आप राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें तो राष्ट्रीय नेतृत्व पूर्ण रूप से कर्नाटक चुनाव में लगा हुआ था और वहां हमने सफलता हासिल की है। भाजपा ने सांप्रदायिकता की राजनीति वहां पूरी फैलाई गई है, लेकिन उसके बावजूद कर्नाटक के लोगों ने बजरंगबली का साथ भी कांग्रेस को मिला, बजरंगबली का आशीर्वाद भी कांग्रेस को मिला। वहाँ इन सब लोगों को इनकी महत्व नहीं रही। जो भाजपा का एक एजेंडा होता है ना, अभी अब मैं देख रहा था कुछ टाइम से जब से परिणाम आए हैं, लगातार मीडिया भी कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं दिखा रही है जो हिंदू मुस्लिम से प्रेरित है। इससे पहले कुछ नहीं दिखा रहे थे। अब जहाँ भी कोई वारदात होती है तो उसमें अब खुला लिखने का काम कर रहे हैं। वहाँ एक हिंदू समुदाय की लड़की की हत्या हो गई, वहाँ हिंदू समुदाय के लड़के की हत्या हो गई। अरे भारतीय क्यों नहीं लिखते आप लोग? आप लोग उसका नाम क्यों नहीं लिखते? आप हिंदू या मुसलमान क्यों लिखते हैं? अब इसी बात का करारा जवाब कर्नाटक की जनता ने दिया है। इन्होंने वहां पर पूर्ण बहुमत से सरकार आई है, बम्पर सीटें हम लोगों को वहां मिली है, वो इसी कारण मिली है कि देश का हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चाहता, अपने प्रदेश में खुशहाली चाहता है। तो आपने कर्नाटक का इतना बड़ा आपने प्रवचन तो दे दिया, आप थोड़ा उत्तर प्रदेश का भी प्रवचन दे दिए। हाँ, आपको मेरी बात प्रवचन लगेगी ना। अब आप इनसे पूछ रहे थे हमारे सहयोगी से कि अखिलेश यादव की पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अरे भाजपा के 22 लोग तो मेरे सामने मेरे जिले में से चले गए जब तो आपने कोई डिबेट नहीं करी। भाजपा के लोग मेरठ से चले गए जब आपने कोई डिबेट नहीं करी। आप गाजीपुर में बैठ करके बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला भाई, आप हमें अच्छे तरीके से जानते हैं और आपको मालूम है कि खबर अगर कुछ भी होगी और मनीष वर्मा तक पहुंचेगी तो वो जरूर दिखाएंगे। मैंने याद होगा, मैंने डिबेट की थी, हो सकता है आप उस डिबेट में नहीं जुड़े थे, लेकिन मैंने डिबेट की थी कि किस तरह से ओवरऑल सभी लोग पार्टियां छोड़कर एक दूसरे का दामन थाम रहे। और मैंने उस वक्त की थी जब निकाय चुनाव चालू होने वाले थे, तब कई लोगों ने पार्टी छोड़ी थी, बीजेपी के भी कई लोग इधर उधर गए थे और कई ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। सर, तो अब्दुल्ला भाई हम पर आरोप मत लगाइए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब अब्दुल्ला भाई ये बताइए, ये जो नफरत और ये जो मोहब्बत वाली आपके यहाँ वहाँ पर नेताजी ने बयान दिया कर्नाटक में, यहाँ के लिए क्या बयान देंगे? उत्तर प्रदेश के लिए ये बताइए। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बेहतर करेगी कांग्रेस। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेस की स्थिति खराब रही है, आप वोट परसेंटेज उठा करके देखिए अगर आपके पास डाटा हो। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट बैंक बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा है, बहुत मजबूत तरीके से, चाहे वो मुरादाबाद की सीट हो, चाहे वो अमरोहा की सीट हो। सर, रायबरेली में क्या हो गया? रायबरेली में क्या हो गया? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये निकाय चुनाव से आप अगर विधानसभा चुनाव की तुलना करेंगे, लोकसभा चुनाव की अब्दुल्ला भाई देखिए, आप लोग देखिए कहते हैं ना, इतनी पुरानी पार्टी होकर जब आप लोग इस तरह की बात करते हैं तो बड़ा दुख होता है। आप इतनी पुरानी पार्टी हैं आपकी, और सबसे बड़ी बात इतने समझदार व्यक्ति हैं आप लोग, बावजूद आप लोग इस तरह की बात करते हैं। एक बात बताइए, विधानसभा चुनाव जो होता है, क्या वो लोकल बॉडी का मुद्दा नहीं उठा के लड़ा जाता है? क्या विधानसभा चुनाव में लोकल बॉडी के मुद्दे नहीं होते? वहां पर भी सड़क, पानी, बिजली यही मुद्दा होता है, वहां पर भी महंगाई का ही मुद्दा होता है, निकाय चुनाव का भी मुद्दा यही होता है, बिजली, सड़क, पानी। भाई और क्या होगा? और बीजेपी जो हारी कर्नाटक में, उसने सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे उठाए, लोकल बॉडी के मुद्दे उसने उठाए नहीं। इसमें बीजेपी को करारा जवाब मिला है वहां पर, और आपने दिया है वहां पर करारा जवाब, वहां की जनता ने दिया है वहां पर कि नहीं, आपने लोकल बॉडी के कोई मुद्दे ही नहीं उठाए। और यहाँ पर भी यही बात है, यहाँ पर जनता आपको नकार रही है बार बार, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। कहाँ नकार रही है जनता हमको? अरे रायबरेली में नकार दिया आपको, आपकी नेता दिखती नहीं है वहां पर, सांसद वहां दिखती नहीं है, जनता नकारेगी नहीं? मैंने आपसे क्या कहा कि सोनिया जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। महाराज अब्दुल्ला भाई ये मत कहिए। अब्दुल्ला भाई देखिए, कह रहे हैं ना
कि इतने भी अनभिज्ञ नहीं है कोई है। इतनी तस्वीरें जो है, कर्नाटक में आप रैली कर रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप कहाँ कितना बचाएंगे? आप स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रैली पे रैली आपने कर्नाटक में कर डाली, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए, आप जब भारत जोड़ो यात्रा निकली, आप अपने लड़के के साथ पैदल आपने यात्रा की, आप कह रहे स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मतलब एक रायबरेली में एक दौरा करने के लिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। मनीष जी देखिए, बात मत घुमाइए, बात मत घुमाइए। मैंने राहुल जी के बारे में नहीं कहा कि राहुल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैंने सोनिया जी के बारे में कहा है। मैंने सोनिया जी के बारे में ही मैं बोल रहा हूँ। मैं आप एक बात बताइए, कर्नाटक में रैली में नहीं रही सोनिया जी? देखिए, अपने बच्चे का रही कि नहीं रही, हाँ या ना में अब्दुल्ला भाई जवाब दे दीजिए। पढ़ाने के लिए। अरे अब्दुल्ला भाई भागिए मत, अब्दुल्ला भाई इस सवाल से भाग नहीं सकते आप। नहीं, रही कि नहीं रही? आपके सवाल को रही, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना, रही कि नहीं रही? अब्दुल्ला भाई रही कि नहीं रही? नहीं, एक बात सुनिए, वो एक दिन के लिए आएंगी। अरे आप फिर वही बात, एक दिन 2 दिन रही कि नहीं रही? हमको अरे कई वो बार एक देखा दिन उनको, की 1-2 दिन में नहीं देखा मैंने। तो कोई बड़ी बीमारी थोड़ी है सोनिया गांधी जी को। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ अब्दुल्ला भाई, बड़ी बीमारी थोड़ी ना है। कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र में तो चली जाती, अपने संसदीय क्षेत्र में तो चली जाती, जनता को प्रणाम तो कर लेती। जीतने के बाद तो जनता को प्रणाम भी करना भूल जाती है वो। सोनिया गांधी जी को ये सवाल तो आप रायबरेली की जनता से पूछिए, अगर वो 5 साल नहीं जाती नहीं तो वही तो कह रहे हैं, क्यों उसमें सबसे बड़ा रोल है सपा का भी। सपा वहां से कोई कैंडिडेट नहीं उठाती है। ठीक है, आते हैं हरीश, घुमा फिरा के समाजवादी, कांग्रेस समाजवादी। ठीक है अब्दुल्ला भाई आते हैं, सवालों का जवाब नहीं आया। ठीक है, हम आते हैं आपके पास। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, नहीं ठीक है, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, देखिए सवाल ये है सर कि पार्टी छोड़ देना ही कार्यकर्ताओं के लिए क्या एक ये बन गया है कि नहीं भैया अब हमारा यहाँ भविष्य नहीं, हम पार्टी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, हमें टिकट नहीं मिला, हम पार्टी छोड़ दे रहे हैं। तो क्या पार्टी छोड़ देना ही एक रास्ता होता है? मनीष भाई, 2 योजना से मेरा भी टिकट कट रहा था। हाँ, मैंने भी पार्टी नहीं छोड़ी। अब्दुल्ला भाई आते आपके पास आते, अब्दुल्ला भाई आ रहे, इस पर भी हम अभी आते। ठीक है, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी। जी हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी सर, क्या पार्टी छोड़ देना ही एक सबसे बड़ा विकल्प हो गया आजकल के नेताओं के लिए कि नहीं भैया हमको टिकट नहीं मिला, हम पार्टी छोड़कर अब इस पार्टी का दामन थाम लेंगे? और क्या भरोसा वो दूसरी पार्टी जो है वो उसको उस हिसाब से वहां पर जगह देते पार्टी के अंदर? देखिए, बहुत सारी बातें आजकल माइंड टू माइंड चीजें डिफर करती हैं, और ये प्रायः ही देखा गया है राजनीतिक क्षेत्र में कि लोगों की महत्वाकांक्षा अगर पूरी नहीं हुई तो फिर किसी न किसी रूप में उनका असंतोष आना या पार्टी छोड़ना, ही बहुत सारी इस तरह की चीजें सामने आती हैं। तो ये तो थोड़ा जैसा वातावरण में एक माहौल बनता है उसी के परिणाम स्वरूप ये चीजें होती हैं। ठीक है। मनोज यादव जी, देखिए एक सवाल ये भी है मनोज यादव जी कि जो सपा मतलब उसका जो शीर्ष नेतृत्व है, हार के बाद जिस तरह से आपने ठीकरा प्रशासन पर फोड़ दिया, इसका ठीकरा जिस तरह से आपने सरकार पर फोड़ दिया, ये भी एक वजह कहीं ना कहीं बन जाती है। इस अगर आप लोग हारे थे तो हार जीत तो लगी रहती है, तीसरा कुछ होता ही नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, हार या जीत, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। तो अगर आप लोग हारे थे तो इस पर मंथन करना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाना चाहिए, जो बागी हो गए थे उनको ही बुलाना चाहिए, उनके साथ भी बैठक करनी चाहिए, अलग से उनके साथ बैठक कर सकते थे, समझाया जा सकता है उनको। जो बागी हो जाते हैं, जो पार्टी छोड़ते हैं, उनका कहना होता है कि जी ये लोग हमसे बात ही नहीं करना चाहते, ये लोग हमारी बातों को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, ये एक बाद में प्रश्न उठने लगते हैं। मनोज यादव जी, देखिए, मैं जो बात कहूंगा जेन्युइन बात की भी डिबेट में कहना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी ने हारने के बाद मंथन किया, और मंथन के बाद जो जो बिंदु निकल के आया उनको मीडिया के समझ रखा। सबसे पहला मुद्दा रखा कि ऑटो को किस षड्यंत्र के तहत काटा गया, और उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह हुआ, और उस प्रश्न चिन्ह की वजह से नेक्स्ट 2 डेज में ये खबर आई
कि अब निकाय की और सबकी एक वोटर लिस्ट होगी। जो लोकसभा की वोटर लिस्ट होगी वही लिस्ट निकाय और पंचायत में भी होगी। तो ये हार के बाद जो मंथन किया गया विपक्ष के और समाजवादी पार्टी के द्वारा, उसी के तहत ये फैसला चुनाव आयोग ले रहा है। हमने कौन सा ठीकरा फोड़ दिया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर किसी बिंदुओं पे कोई अधिकारी कहीं पे जाति करता हुआ नजर आया या सरकार को जिताता नजर आया और विपक्ष के लोगों को हराता हुआ नजर आया, तो क्या उस पर बिंदु उठाना महापाप हो गया क्या भाई? क्या करें, विपक्ष क्या करे? मतलब आप परिणाम अगर मान लीजिए 25 या 30 हजार वोटों की गिनती करनी है, सुबह से गिनती शुरू हुई 25,000 वोटों की, और वो गिनती रात के 1 बजे तक गिनती चलती है, तो कौन से रोबोट वो गिनती कर रहे थे जो रात के 1 बजे तक गिनती करते रहे? 30,000 वोटों की, 25,000 वोटों की, कौन से रोबोट थे वो? कौन से मनुष्य थे जो इतना स्लो है? और अगर बात को स्लो गिनती करके समाजवादी पार्टी को 200 वोट से हरा दिया जाए तो हम प्रश्न बिना उठाएं, क्या करें? हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि हम क्या करें? चुनाव आयोग को पत्र न लिखें, प्रशासन पे जो जाति कर रहा है उससे हम सवाल ना पूछे, तो करें क्या? आप जो बताइए, आप लोग सलाह दीजिए कि हम चुप हो जाएं। मतलब ये मनोज भाई कि बीजेपी हार गई है कर्नाटक में, अब बीजेपी जाए चुनाव आयोग में और कहे कि ये जितने भी चुनाव हुए सब खराब हुए, मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी हुई है। आते मनोज भाई आते, कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ आपसे मेहमान। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहिए चैनल न्यूज़। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो निकाय चुनाव खत्म होने के बाद आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, लेकिन कई ऐसे बागी नेता हैं जो अपनी पार्टी को भी छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला था। सपा के भी कई बागी नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, और निकाय चुनाव से पहले भी कई लोगों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए। मनोज यादव जी, सवाल एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि कर्नाटक में चुनाव हुआ मनोज यादव जी, बीजेपी बुरी तरह से हार गई, ठीक है, अब बीजेपी को क्या करना चाहिए? बीजेपी को क्या पत्र लिखना चाहिए निकाय चुनाव में वहाँ के जितने भी चुनाव आयोग हैं कि भैया ये जो चुनाव ठीक से नहीं हुआ है, या फिर जहाँ जहाँ पर इनके विधायक नहीं बने हैं, कुछ वोटों से हार गए हैं, जाकर वहाँ पर रिकाउंटिंग के लिए कहना चाहिए, इनको इस तरह के जो बातें हैं इनको बोलनी चाहिए? देखिए, जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं देना चाहिए, वो भी तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज को एक ऐसी धारा में मोड़ता है जहाँ पे क्वेश्चनिंग को खत्म करता है। और अगर लोकतंत्र में मनीष जी क्वेश्चनिंग नहीं है, अगर प्रश्न नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर लोकतंत्र की क्या हो सकता है। तब तो राजतंत्र होना चाहिए। राजा जो कहेगा सही सही, गलत गलत, अच्छा अच्छा, बुरा बुरा, अगर ये प्रवृत्ति है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। हम कह रहे हैं रात के कर्नाटका के चुनाव में एक सीट पर बीजेपी ने जहां सबसे लास्ट में जीत हासिल करी, उसमें रिकाउंटिंग हुई नहीं हुई, उस पर तमाम सारे सवाल उठे, धरना प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, लास्ट में बीजेपी, सबसे लास्ट वाला जो परिणाम है वो देखिए बीजेपी के खाते में गया, और उस पर रिकाउंटिंग हुई। क्यों कराया भाई? आप तो हार गए थे तो आपको कराना ही नहीं चाहिए था। आधे से अंतर से हारे हैं आप, 63 पे थे, वो 136 पे थे, आपको क्या जरूरत थी रिकाउंटिंग कराने की? लेकिन बीजेपी ने वहां वो काम किया जो लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करता है। सीट 1 हो या 10 हो, उस पे सवाल उठना लाजमी है। समाजवादी पार्टी ने उस बात पे उठाया सवाल, मैंने सबसे पहले इसीलिए कहा 25,000 वोटों की गिनती करनी, ठीक, 30,000 की करनी है। सुबह काउंटिंग 7 बजे शुरू होती है, बैलेट पेपर की काउंटिंग है, और वो रात के 1 बजे तक काउंटिंग होती है। कितने असक्षम अधिकारियों को लगाया गया था काउंटिंग में? कौन लोग वो थे जो वो बैलेट पेपर नहीं गिन पा रहे थे क्या? और कितनी बार गिना उन्होंने? फिर इसके बाद हम 8,000 से आगे थे, लास्ट में 200 वोट से हमको हरा दिया गया, और हम मांग कर रहे हैं रिकाउंटिंग की। प्रशासन रिकाउंटिंग भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? तो ये सवाल खड़ा करना लोकतंत्र में हानिकारक नहीं है, ये लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत करता है। लेकिन आपका सवाल ये बात कहता है कि ना 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 ना, आप सवाल मत पूछो, आप लोकतंत्र को मोदी जी के हिसाब से चल रहे हैं। नहीं तो मनोज यादव जी, नहीं, सवाल ये है, नहीं, आप उसको गलत तरीके से लेकर जा रहे हैं। देखिए, एक सवाल ये है कि मनोज भाई कि आप लोग इतने बड़े लीडर हैं, एक अच्छे नेता भी हैं मनोज यादव जी, आप कहने का मतलब ये कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, मेनपुरी पहुंचते हैं अखिलेश यादव, आपके सीनियर लीडर हैं, ठीक है, आपने बताया 1-2 जगह इस तरह की चीजें हुई है,
लेकिन ओवरऑल आपने तो पूरा बता दिया कि नहीं, पूरा ठग लिया गया, हमें हमारे साथ ठगी की गई है, कैप्चर कर लिया गया पूरा, हमारे नेताओं को नहीं निकलने दिया गया। तो इसके सबूत भी होंगे। आप लोग जाइए, कोर्ट में चले जाइए, कम से कम अगर इस तरह की गलती हो रही है और इस तरह बीजेपी कर रही है तो भाई सबक भी तो सीखना चाहिए, ऐसे नजीर भी तो पेश होनी चाहिए कि नहीं जी ये गलती हुई है, अब नजीर पेश होगा और इन लोग के ऊपर कार्रवाई होगी। तो कोर्ट भी जा सकते हैं आप लोग। बदायूं का लोकसभा का चुनाव आपको याद होगा, आदरणीय धर्मेंद्र जी सुप्रीम कोर्ट गए हैं और अपनी बात को रखी है उन्होंने। काउंटिंग जो हुई है, जो जितने वोट पड़े थे, जितने वोट गिने गए हैं, उन सारे बिंदुओं को उन्होंने लोकसभा में रखा है। परिणाम अभी तक आया नहीं। 2022 का चुनाव हुआ और उसमें समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बड़ी तादाद पे वोट काटे गए विधानसभा वार। हमसे डेटा मांगा गया, समाजवादी पार्टी ने डेटा प्रस्तुत किया। उस डेटा को जब हमने मेल करके चुनाव आयोग को भेजा और उसका प्रतिलिपि जो उसका ओरिजिनल कॉपी वो हमने जब रजिस्ट्री के द्वारा भेज दिया। अब तक ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना हमसे आगे सवाल जवाब किया गया। अब आप कोर्ट की सलाह दे रहे हैं तो कोर्ट वाला भी मैंने बता दिया और हमने चुनाव आयोग वाला भी बता दिया। कुल मिलाकर कहना चाह रहे हैं सब जगह बीजेपी ने कैप्चर कर लिया, चाहे कोर्ट हो चाहे चुनाव। हम दूसरी बात कह रहे हैं, देखिए लोकतांत्रिक ढांचे में कहीं पे आपके साथ अच्छाई होती है, कहीं पे आपके साथ फेयरनेस रहती है, कहीं पे आपके साथ गलत चीजें की जाती हैं। तो क्या गलत पे सवाल उठाना गलत है क्या? आपसे मेरा सीधा सवाल ये है, बीजेपी से मेरा सीधा सवाल ये है कि और अगर मैं कह रहा हूँ कांग्रेस कह रही और राजनीतिक दल कह रहे कि वोट काटे गए भैया, हम चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिख रहे हैं, बीजेपी क्यों नहीं लिखती? बीजेपी क्यों चिट्ठी लिख के नहीं देती है कि भैया देखिए वोट काट दिए गए? बीजेपी को दर्द क्यों नहीं? इसलिए वो जीत रही है, इसलिए उसको दर्द नहीं है। यही तो गलत परंपरा है ना। ठीक है, यही तो गलत व्यवस्था है ना। ठीक है मनोज भाई, एक उदाहरण देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। जब आज हम डिजिटल युग में आ गए, लोगों के अंदर जागरूकता आ गई, मोदी जी के आने के बाद 65 से 70-75% तक वोटिंग होने लगी। तो रामपुर का जब चुनाव होता है, रामपुर का विधायकी का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, रामपुर जब उनकी सदस्यता आजम साहब की जाती है तो वहाँ 28% वोट पड़ता है। क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए क्या? चुनाव आयोग से हमें नहीं पूछना चाहिए क्या? प्रशासन से नहीं पूछना चाहिए कौन सी सुनामी आ गई थी, कौन सी भुखमरी आ गई थी, कौन सी वो विपत्तियां थी, कौन सी आंधियां आ गई थी कि 28% वोट पड़ा? आप भी सवाल नहीं पूछते और आप हमसे भी कह रहे हैं कि हम भी सवाल ना पूछें। तब तो लोकतंत्र लंगड़ा, गूंगा, बहरा, अंधा सब हो जाएगा। मनोज भाई सवाल सब पूछते हैं, ठीक है, अब बात यह है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं, किस तरह से देख रहे हैं, देना पड़ेगा। ठीक है, आप किस तरह से उसको ले रहे हैं। नहीं, अच्छा ठीक है मनोज भाई, अभी हम आते हैं एक सवाल के साथ भी आपके पास आते हैं। ठीक है अब्दुल्ला भाई, देखिए सवाल ये है अब्दुल्ला आरिफ जी कि बार बार आप भी अब सवाल उठा ही रहे हैं, आपकी भी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल उठाना तो आसान है, लेकिन क्या आप लोग के पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आप सवाल तो उठा दे रहे हैं कि नहीं जी यहाँ पर ये गड़बड़ी हो गई जी, ये गड़बड़ी हो गई, तो ये सबूत है? अभी तो अब मनोज भाई भी कह रहे हैं नहीं, कोर्ट में भी चीज़ें चलती रहती हैं तो कोर्ट भी आप नहीं जा सकते। तो ऐसे में अब आप क्या आगे क्या रणनीति है? लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी केंद्र में भी है, बीजेपी राज्य में भी है, बीजेपी निगम में भी है, तो क्या करना चाहिए अब्दुल्ला भाई? तो आप लोगों को अब आगे क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई है? शीर्ष नेतृत्व तो आपका फिर वही आएगा, वो तो बड़ा ही चुनाव देखता है, छोटे चुनाव के तो आपके नेता देखते भी नहीं है इधर उधर, तो बड़ा ही चुनाव देखता है। तो शीर्ष नेतृत्व लोकसभा चुनाव में आएगा और कुछ लग रहा है आपको कि जादू की छड़ी घुमाएगा और 80 सीट में से 75 सीट जीत के आपको दिलाएगा? नहीं, देखिए लोकतंत्र मजबूत है हमारा और उसे लगातार भाजपा कमजोर करने पर लगी हुई है। और आप परिणाम की बात कर रहे हैं कि भाजपा ने क्या गड़बड़ी की है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का काम इस चुनाव के अंदर किया है पूरे प्रदेश में। और उसके बावजूद हमारे यहाँ मंडल में, सहारनपुर मंडल में 90 नगर पंचायत और पालिकाएं हैं, उसमें से 67 सीटें विपक्ष ने जीतने का काम किया है। और जो नगर निगम की सीटें थी वो सारी 17 आउट ऑफ 17 बीजेपी जीत गई पूरे प्रदेश में। और सहारनपुर की घटना, जैसे कि वहाँ एक वो प्रत्याशी लड़ रहे थे इमरान मसूद बसपा से, और हमारे अजय प्रदीप वर्मा जी लड़ रहे थे, वहाँ पे हमारे लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया गया। वहाँ पे
लगातार टाइम वेस्ट किया गया है। लाइन लगा करके दिखाया गया है कि आपका नाम में रे गलत है, आपके नाम में पे गलत है, आपके नाम में वर्मा नहीं लग रहा है, आपका नाम आरिफ नहीं है, आपका नाम आधा अधूरा है, अब्दुल्ला है। इसी चक्कर में उन्होंने इसी क्रम में 3 से 4 घंटे उन्होंने वेस्ट किए। ऐसी ही घटना बहुत सारे नगर निगमों से शिकायतें आ रही हैं। अब ये संवैधानिक तौर पर हमारा अधिकार है कि हम नगर निगम की शिकायतें, इस चुनाव की शिकायतें चुनाव आयोग से तो कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमारी चुनाव आयोग नहीं सुनता, हमसे नहीं बात करता या कोई संज्ञान नहीं लेता तो हमारे पास अधिकार है कोर्ट जाने का। लेकिन मशीनरी कलम पर है सरकार का पहरा, अगर कलम पर सरकार का पहरा होगा तो हम लोग कैसे लड़ेंगे? लेकिन उसके बावजूद विपक्ष एक मजबूती की भूमिका निभा रहा है और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का सामना करने का काम कर रहा है। ठीक है, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, पूरी मशीनरी कब्जे में कर ली आपने, आरोप लग रहे हैं आप लोग पर, पूरी मशीनरी कब्जे में कर ली, पूरा तंत्र कब्जे में कर रखा था बीजेपी ने, इसलिए बीजेपी जीत गई, वरना परिणाम कुछ और होता। देखिए, मैं मनोज जी का, अब्दुल्ला जी का, दोनों का जवाब आपको दे रहा हूँ जी कि विपक्ष के मित्रों की एक रवायत बन गई कि विपक्ष कभी भी अपनी असफलता को अपनी कमी में नहीं देखता, जनता के बीच क्यों खारिज हो रहा है इसको नहीं देखता। वो या तो ईवीएम पे आरोप लगा देगा, साहब ईवीएम में बेईमानी कर दी, सरकारी तंत्र पे आरोप लगा देगा, सरकार पे आरोप लगा देगा कि सब उन्होंने कब्जा कर लिया। यही कांग्रेस पार्टी है जो हिमाचल का चुनाव जीती, कर्नाटक का चुनाव जीती। अगर ये चुनाव न जीती होती तब ये कहते कि साहब ईवीएम में बेईमानी कर लिया। चुनाव जीत गई तो न चुनाव आयोग ने बेईमानी किया और न ईवीएम ने बेईमानी किया, लेकिन चुनाव हारते ही ये सारे जो इनके स्लोगन है विपक्ष के, जैसे मनोज यादव जी लंबी चौड़ी तकरीर मैं सुन रहा था मनोज यादव जी की, जहां जहां नगर पालिकाएं जीते, जहां जहां वो नगर पंचायतें जीते, वहां उनको वोटों में गड़बड़ी नहीं मिली होगी, जहां वो हार गए वहां उनको वोटों में गड़बड़ी मिल गई, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मिल गई। तो वास्तविकता यह है कि ये अपनी जनता इनको क्यों खारिज कर रही है ये नहीं देखना चाहती। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती यही है और जनता जनार्दन की ताकत यही है कि आपको स्वीकार करना चाहे स्वीकार करे, आपको खारिज करना चाहे खारिज करे। तो आज आप देखिए कि अभी तो हालिया चुनाव हुआ ना कर्नाटक का, और थोड़े दिन पहले हिमाचल में सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो वहां तो ईवीएम की खराबी हुई, सरकार ने नहीं कब्जा कर लिया, प्रशासन तंत्र ने, यूडीसी ने नहीं कब्जा कर लिया, और दोनों जगह बीजेपी थी। जहां ये हार गए तहां यूडीसी पे भी सरकार ने कब्जा कर लिया, बीडीए पे भी कर लिया, प्रशासन तंत्र पे भी कर लिया और ईवीएम पे भी कर लिया। तो मुझे लगता है कि सच्चाई का सामना सभी को करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भी हारी है तो भारतीय जनता पार्टी भी तो अपने संगठन में जहां हमारी कमी कमजोरी है, जहां हम जिन कमियों के कारण हम हारे हैं, हमारा नेतृत्व उसकी समीक्षा करता है, उनको दुरुस्त करने का प्रयास करता है। लेकिन ये जो विपक्ष की रवायत बन गई है, मुझे लगता है कि विपक्ष को इस तरह की अगर वो रवायत। ठीक है चंद्र जी, मनोज यादव जी आपके पास आते हैं। मनोज यादव जी, देखिए हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी का एक देखिए सीधा सा सवाल है और वो कह भी रहे हैं कि कम से कम समीक्षा इन द सेंस कि आपके जो कार्यकर्ता थे वो कितने मजबूत थे। जैसे आपने कहा कि मेरा एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत था, मैं अगर वो लड़ता तो वो जीत भी सकता था, वो इतना मजबूत था क्योंकि सारी चीज उसके हिसाब से बैठ रही थी। लेकिन अब जो लड़ा वो जीता हारा वो तो आपको पता है ज्यादा बेहतर। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, जिस प्रत्याशी में, माफ कीजिएगा, प्रत्याशी में कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। दूसरी चीज ये कि एक जो आप लोग भाई शीर्ष नेतृत्व का होना चाहिए, जैसे आप हैं,
आपने कहा मैंने एक लोगों के लिए कहा कि भाई इसको भी देख लो टिकट, क्योंकि एक अच्छा है, क्योंकि आप जमीन पर रहे और आपने देखा कि हाँ ये एक अच्छा काम कर रहा है, तो आपने भाई उसको आगे बढ़ाया। बाकी टिकट ना देना तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। तो आप उसके लिए एक शीर्ष नेतृत्व की तरह थे, आपने काम अच्छा किया, आपको लगा, आपने सजेस्ट किया। अब आपके ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व है वो क्या काम करता है, सवाल उस पर भी उठते हैं कि अगर आप भाई चुनाव में दिखेंगे नहीं, फर्स्ट फेज में तो अखिलेश यादव दिखे नहीं, सेकंड फेज में कुछ दिखे, और उसका नतीजा ये रहा कि जो आपके जो प्रत्याशी हैं उनका भी मनोबल कहीं ना कहीं मनोज यादव जी टूटा, और वो जो है टूटा तो नतीजा आपके सामने है क्या है। ठीक है, कहीं पर कुछ गड़बड़ी हुई, बीजेपी के भी कई प्रत्याशी हैं जो 64 वोट से हार गए हैं, कोई 20 वोट से हार गया, कई ऐसे प्रत्याशी हैं बीजेपी के भी हारे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के हारे, सपा के हारे, बीजेपी के भी हारे हैं, और उस जगह पर भी ये सब चीजें देखने को मिली हैं। तो मनोज यादव जी, शीर्ष नेतृत्व भी तो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार होता है ना? नहीं, ये सवाल कि अखिलेश जी दिखे नहीं, मैं समझ नहीं पाया इस बार। देखिए अखिलेश यादव, बीजेपी और एक मिनट रुके, मैं आपको बता रहा हूँ, व्यंग्य करके पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं दिखे? चुनाव के अगले दिन वो कहाँ थे? फर्स्ट फेज में कहाँ थे? आज कहाँ है, कल कहाँ थे? नहीं, आप फर्स्ट फेज की भी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट फेज की बात, फर्स्ट फेज की भी बात कर रहा हूँ। गोरखपुर कौन गया, कुशीनगर कौन गया, सहारनपुर कौन गया, लखनऊ में प्रचार किसने किया, और तमाम सारे पूर्वांचल के जनपदों में गए। ये जो बातें कही जा रही हैं कि वो नहीं निकले, तो फिर सरकार को अपने समय पे चुनाव कराना चाहिए। जब चुनाव चल रहा था, 20 दिन में चुनाव हुआ है, 20 डेज, फैसला आया, बस चुनाव शुरू, तड़ से आके काम खत्म, चलो हो गया चुनाव। हम तो आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहे, कितना टाइम मिला हमको, लेकिन फिर भी पूरी पार्टी, नेतृत्व, सबने चुनाव लड़ा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे सवाल है, नड्डा क्यों नहीं आए, योगी जी क्यों लड़ रहे? राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा है, उनको आना चाहिए था। जो हार गए वो जीत जाते। या 17 नगर निगम ही चुनाव होते हैं, नगर निगम के, नगर निकाय के, माफ करिएगा। तो मतलब 17 जीत गए तो तुम सब जीत गए। 7177 में 5000 निर्दलीय जीते हैं, तो बीजेपी तो हार गई। मैं इसी पे आ रहा था मनोज यादव जी, इसी पे आ रहा था। रुक जाइए, तो आप मुझसे घुमा के ये पूछेंगे कि बीजेपी बेईमानी करती तो वहां भी जीत लेती, तो क्या बीजेपी हर जगह इतनी बेईमानी करेगी कि 100% बेईमानी ही करेगी? हर जगह बेईमानी करेगी क्या? कहीं प्रतिष्ठा होगी, कहीं विधायक की प्रतिष्ठा होगी, कहीं पे उनके जो प्रत्याशी हैं उनकी प्रतिष्ठा होगी, कहीं पे योगी जी की प्रतिष्ठा होगी। जैसे मैनपुरी में योगी जी की प्रतिष्ठा लग गई, क्योंकि हमने उनको 4.5 लाख वोट से हराया था, उनको नहीं बर्दाश्त हुआ, उन्होंने बेवर मैनपुरी नगर पालिका को हरा दिया हमें जबरदस्ती। यह आरोप है हमारा। उस एसडीएम, उस महिला एसडीएम जो अंदर लाठीचार्ज कर रही थी, एसडीएम लाठीचार्ज करेगी तो फिर सीओ क्या करेगा? वो मेहंदी लगाएगा हाथ में, गाना गाएगा, ढोल बजाएगा। मैं जो बातें कह रहा हूं वो जेन्युइन बातें हैं मनीष जी, बीजेपी से कोई बात नहीं है। लेकिन जो परंपराएं आप डालेंगे, वो दूसरे वाले आएंगे तो उनकी परंपरा का निर्वहन कुछ ज्यादा ही अच्छा कर देंगे, तो बीजेपी को बहुत बड़ा झेलना पड़ जाएगा। सवाल इस बात पे है। खैर, हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो वहां पे लोकतंत्र मजबूत हो जाता स्वतः, क्योंकि ये जो मनवादी विचारधारा के और आरएसएस विचारधारा के लोग हैं ना, ये मीडिया से लेके बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं। सवाल उठाने में इनको डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम चौथे स्तंभ को उसका काम करने देते हैं, हम नहीं टोकते हैं, हम नहीं रोकते हैं, हम ईडी और सीबीआई का छापा नहीं भरवाते हैं मीडिया हाउसेस पे। हम कहते हैं आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। आप हमसे सवाल पूछो, हम आपको जवाब देंगे। आप हमसे 100 हम पे सवाल खड़े करोगे तो हमारी जो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम बेहतर तरीके से निर्वहन करेंगे। आज तक मोदी जी ने करी प्रेस कॉन्फ्रेंस? कोई पूछ पाया? कोई बेहतर इंटरव्यू ले पाया? कोई ऐसा पत्रकार इस देश का जो उनसे तीखे 5 सवाल पूछ सके? नहीं ना। तो हमसे और बीजेपी की
कोई कल्पना नहीं है। जो सेक्युलरिज्म विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, वो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, संवैधानिक ढांचा कैसे मजबूत होगा, उन सब विषयों पे काम करते हैं और सुनने की हम क्षमता रखते हैं। हम तानाशाही रवैया वाले विचारिक व्यक्ति नहीं हैं। इस बात को मनीष जी हमेशा याद रखिएगा। जिस दिन समाजवाद आएगा उस दिन चौथा स्तंभ स्वतः मजबूत हो जाता है। मेरी बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है मनोज भाई, सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है मनोज भाई, आप इतनी देर से विपक्ष से सवाल पूछ रहे हो, सुनिए मनोज आपने भाई, पूछा बीजेपी से नहीं, सवाल। मनोज भाई ऐसा है, आपने चौथे स्तंभ की बात कही, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि चौथा स्तंभ स्वतः मजबूत हो जाएगा। तो मनोज भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि आज से हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं। हमने मुलायम सिंह यादव जी का भी समय देखा है, हमने अखिलेश यादव का भी समय देखा है, अखिलेश यादव का भी समय देखा हमने। और अभी विधानसभा की बात कर लेना, तो जिस तरह से पत्रकारों के साथ रवैया किया गया विधानसभा चुनाव के दौरान, खुद अखिलेश यादव ने कई पत्रकारों को जिस तरह से बोला है, जिस तरह से बात कही है, ठीक है, तो सर उस पर वो मत कहिए, उंगली सबने उठाई है, चाहे आप हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबने उंगली उठा दी पत्रकारों के ऊपर। लेकिन एक पत्रकार जो होता है ना, उसके दिल से कोई नहीं पूछता है। जब उसको मार पड़ती है, जब उसको कोई हमला कर देता है, कोई ऐसी रिपोर्ट दिखा देता है, उसके ऊपर हमला कर देता है, तो कोई सामने नहीं आता है सर धरना देने के लिए। लेकिन मनोज जी आ रहे हैं, आप ही के पास ही हैं। मनोज जी, अगर एक नेता, अगर आप ही के ऊपर जरा से कुछ हो जाए ना, तो बीजेपी आपके साथ आ जाएगी, आपके साथ अब्दुल्ला आरिफ आ जाएंगे, सत्ता पक्ष भी आपके साथ है, विपक्ष भी आपके साथ हो जाएगा। लेकिन एक पत्रकार के ऊपर जब कभी हमला भी हो जाता है या कोई उसको कुछ कह भी देता है ना, तो सारी पार्टी मौन धारण कर लेती है। क्यों? वो छोटा से एक पत्रकार होगा, एक छोटा से कोई रिपोर्टर हो सकता है, एक छोटा सा एंकर हो सकता है, सर उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। पत्रकारों को सलाह बहुत देते हैं लोग, ठीक है, मीडिया हाउसेस को सलाह बहुत देते हैं, लेकिन जब हम लोग अपने स्तर से काम करते हैं सर, तो हमें पता होता है कि क्या है क्या नहीं है। सर मैं यहां बैठा हूं, मेरे ऊपर भी हमले हो चुके हैं, कितने लोग सामने आए, कितने लोग सामने नहीं आए हैं, मुझे भी पता है। और ऐसा नहीं है मैंने ऐसे पार्टियों के लिए आवाज उठा दी कि लोगों को यकीन भी नहीं था। तो सर हम लोगों ने हर चीज झेला है, खासकर मैंने भी बहुत चीज झेला है। तो ये बात कहना गलत है सर कि सिर्फ बीजेपी ने चौथे स्तंभ को घेर लिया। सर आपके यहाँ भी सब मीडिया पर बहुत सारे बातें कह दी जाती हैं, आप ही के नेता कह देते हैं, आप ही के जो अखिलेश यादव हैं वो कह देते हैं। सर जल्दी से मनोज यादव जी। कोई भी तंत्र हो, मीडिया हो, न्यायपालिका हो, चाहे राजनीतिक दल हो, सब पे सवाल उठाने का आरोप अधिकार है, कोई भी हो उठेंगे। लेकिन अगर आपको विश्लेषण में समझूं और देखूं और उस पर समीक्षा करूं, तो मैं ये पाता हूं कि विपक्ष कुछ सही बोलता ही नहीं। विपक्ष ऑलवेज से लाए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप लोगों ने ये एक समीक्षा देखी, आपने एक समीक्षा की, आपने समीक्षा की कि पूरा तंत्र खराब है। नहीं मनोज भाई, आपने एक समीक्षा की पूरा तंत्र खराब है इसलिए आप चुनाव हार गए, ये आपकी समीक्षा थी। लेकिन समीक्षा के तौर पे ये है कि आपका राष्ट्रीय नेतृत्व सही से काम नहीं किया इसलिए हार गए, आपके प्रत्याशियों में वो दम नहीं था इसलिए हार गए। समीक्षा इस पर होनी चाहिए, आपने किसको टिकट दिया किसको नहीं दिया, समीक्षा इस पर भी होनी चाहिए, सिर्फ इसी पर नहीं। ठीक है, कई जगहों पर हो सकता है कि चीजें नहीं आपके अनुरूप नहीं रही है, वो गलत हुआ है, आप वहां सवाल उठा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज ये कह देना कि नहीं पूरा चीज खराब था, सिस्टम खराब था, वो चीज गड़बड़ है सर। ठीक है, जल्दी से सर 10 सेकंड। देखिए ये बात गलत है कि हम पूरी बात को गलत कह रहे हैं, लेकिन जहां गलत हो रहा है तो वहां तो हम सवाल पूछेंगे ना, बिल्कुल उठाना चाहिए विपक्ष का। विपक्ष पूछते हैं तो हमको नाकारा निकम्मा विपक्ष कहा जाएगा। ये बात भी तो सोचिए, अगर गलतियां हो रही हैं प्रशासनिक अमले से, लोकतांत्रिक ढांचे में, चुनाव आयोग अंधा बहरा गूंगा बना जा रहा है, हमारा प्रतिनिधि मंडल जाता है वो कोई कार्रवाई नहीं करता है, हम शिकायत करते हैं उस शिकायत का निस्तारण नहीं होता है। बिल्कुल आप आवाज उठाइए, उठाना भी चाहिए, विपक्ष का काम है आवाज उठाने का, आप लोग को उठाना चाहिए, पूरा अधिकार है, उठाइए। लेकिन जो कुछ चीजें हैं उसे मानना भी, स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप लगातार 4 चुनाव 5 चुनाव हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मनोज यादव जी गलत हो रहा है, कहीं पर आपके लूप फॉइल है। एक मिनट, आपको ये कहना चाहिए था सवाल कि योगी जी क्या आप चुनाव लड़ाने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं क्या? आप सरकार का काम कब करोगे? 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, उसके बारे में आप लोग सवाल तो पूछ ही रहे, हम लोग तो पूछ ही रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। सर समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।